अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह जीआई की आई के टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे पास पेपर में पूछे गए। ओके, सुनो, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने जो है वो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सर्किट गिवन हो और आपको जो है वो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको जो है वो आर ई की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो सर्किट में ना कुछ मैनर्स होते हैं और कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं कि आप उन स्टेप को फॉलो करते हुए सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या फिर टोटल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हमारे पास आती है नोड की। देखो, ये नोड क्या होता है? नोड ना बेसिकली हमारे पास सर्किट का एक ऐसा पार्ट होता है या सर्किट का हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टू एलिमेंट्स को अपने साथ कंबाइन करता है। यूजुअली टू एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं नोड। ओके, जस्ट लाइक हमारे पास जो ये पार्ट है, ये हमारे पास कहला रहा है नोड, और ये है ये भी हमारे पास कहला रहा है नोड। ओके, और जो नोट वाला पार्ट है ना, इसको हम यूजुअली जो है वो सर्किट के अंदर सीरीज में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये 3 और 2 ये जो कॉम्बिनेशन है, और मेरे पास ये 2 और 3 ये जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे पास सीरीज के अंदर सॉल्व हो रहे होंगे। तो अगर मुझे जो है वो इनको सीरीज में सॉल्व करना है तो मैं इनको सीरीज में कैसे सॉल्व करूंगा? सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन होती है उनको हम सौ से ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 3 + 2 मेरे पास कितना होगा? 3 + 2 मेरे पास होगा 5 ओम। यानी कि जब मैं इनको सीरीज के अंदर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो मेरे पास आ रहा होगा 5 ओम। ठीक है, ये था सर्किट का पहला स्टेप। सर्किट का दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है, और आप जो है वो इसको नोट बना के कॉपी में लिख भी लीजिएगा, कि आपके पास सर्किट का जो दूसरा स्टेप होता है ना वो ये होता है कि अगर आपने सर्किट के अंदर पहले सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो यही कॉम्बिनेशन आगे आने वाले कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो पैरेलल सॉल्व होता है। और अगर आपने सर्किट में पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो यही कॉम्बिनेशन आगे आने वाले कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो सीरीज के अंदर सॉल्व होता है हमेशा। अब देखो, पहले हमने जो है वो सीरीज के अंदर जो है सर्किट को सॉल्व किया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये आगे आने वाले कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हमेशा फिर पैरेलल सॉल्व होगा। तो हमारे पास ना सर्किट कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और समथिंग लाइक दैट, इस तरह का हमारे पास जो है वो सर्किट होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास जो है वो एक ही रेजिस्टेंस है। हमारे पास जो ये वाला पार्ट होगा ये नहीं होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मेरे पास जो ये तीनों की तीनों रेजिस्टेंस होंगे ना, फिर ये मेरे पास एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट है आगे जाके यूं। मेरे पास जो ये तीनों की तीनों रेजिस्टेंस होंगी ना, ये आपस में सॉल्व होंगी पैरेलल। और जब मैं इनको पैरेलल सॉल्व करूंगा, यानी कि पहली जो वैल्यू है मेरे पास 5 है, जो बीच वाली जो वैल्यू है यानी कि जो ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास जो है वो हो जाएगी 1। उसके नीचे जो मेरे पास वैल्यू है वो वो हो जाएगी मेरे पास 5। अब क्या करना है? अब मुझे जो है वो उनको पैरेलल सॉल्व करना है। तो जब मैं जो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, अगर मुझे उनको पैरेलल सॉल्व करना है तो मैं उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करता हूँ। यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 1/RE इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1 प्लस 1/5। ओके, अब मेरे पास जो है वो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? मेरे पास इनमें से जो बड़ा नंबर है वो आता है 5। अब 5 के टेबल में मेरे पास जो है वो 1 का बात है। 5 के टेबल में मेरे पास जो 1 आएगा वो 1 टाइम्स आएगा, तो ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, और मेरे पास जो है 1 के टेबल में 5 मेरे पास 5 टाइम आएगा, और यहाँ पे मेरे पास दोबारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होगा? मेरे पास 5 एक कितना होता है? 6, और 6 एक कितना होता है? मेरे पास होता है 7। यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 7/5 1/RE। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज RE इक्वल्स टू 5/7। अब मुझे जो है वो उनको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 5 अंदर चले जाएगा मेरे पास, और जो 7 है वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, ना पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 7 7 सा कितना होता है? 7 7 सा मेरे पास बराबर होता है 49 के। तो ये हो गया मेरे पास 7 7 सा 49। तो यानी कि इसका जो मुझे आंसर मिल रहा होगा, इसका मुझे जो आंसर है वो मिल रहा होगा 0.71 ओम के बराबर।
जो कि जो नन है वो इसका राइट आंसर है। ओके, वैसे जो इसका आंसर है वो मेरे पास 0.71 ओम है या फिर 5/7 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी इज द, देखो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो हमारे पास एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब वेक्टर के पास हमारे पास हमेशा दो चीजें होती हैं। अब जब हमारे पास जो शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत ही हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी के से। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग कह रहे होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स में स्प्लिट है। पहला पार्ट हमारे पास कहलाता है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा पार्ट हमारे पास कहलाता है वेक्टर क्वांटिटीज हमारे कोर्स के मुताबिक। अब जो स्केलर है, ठीक है, वो क्या है? स्केलर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं स्केलर। नाउ वेक्टर क्या है? वेक्टर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जा रहा होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ उनके पास जो है वो डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है वो वेक्टर कह रहे होते हैं। ओके, नाउ एक और भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं टेंसर। क्या कह रहे होते हैं? उससे हम लोग कह रहे होते हैं टेंसर। और टेंसर क्या है? टेंसर मेरे पास जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इनको जो डायरेक्शन चाहिए वो मोर देन वन चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो इनके पास होनी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग टेंसर कह रहे होते हैं। ओके, जैसे जैसे हमारे पास जो स्केलर है वो जीरो ऑर्डर का टेंसर है, हमारे पास जो वेक्टर है वो फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है। ओके, और ये हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है, बताऊँ कौन होगा? आपने एक नाम सुना होगा कभी ना कभी, वो होगा हमारे पास स्ट्रेस। ये जो हमारे पास स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होता है। यूजुअली हम लोग ना स्ट्रेस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास वो स्ट्रेस जो कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है वो नेगेटिव है, और हमारे पास वो स्ट्रेस जो कि जो है मटेरियल के अंदर स्ट्रेच लेकर आता है वो हमारे पास क्या है? वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की हमारे पास जो साइंस होती है वो दूसरी होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो व्हेन। देखो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास वेक्टर, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये होता है, जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो हम जो है वो किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और ऐड करा देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कराते। ओके, और हम लोग जो है वो डिवाइड करने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, डिवाइड भी वैसे यूजुअली नहीं कराते, लेकिन खैर हमारे पास जो है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये वेक्टर है ए, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है डेट इज बी। अब क्या हो रहा है कि मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर में मुझे ये सी मिल जाए, ये सिर्फ सी मिल जाए, ओके, सिर्फ और सिर्फ सी मिल जाए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को मैं कह रहा होता हूँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है? अब मेरे पास ये होता है कि मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आंसर में मुझे सी वेक्टर मिल जाए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को मैं कह रहा होता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को मैं कह रहा होता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई भी सिंबल गिवन है, अगर उस सिंबल में, उस सिंबल के ऊपर, ठीक है, उस सिंबल के ऊपर मैं एक एरो लगा लूँ ना, तो ये मेरे पास जो है वो वेक्टर का साइन होता है। ठीक है, हमेशा। तो अगर मैं किसी भी सिंबल के ऊपर वैरो एरो नहीं लगाऊं तो ये मेरे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी का जो है साइन होता है। अब मिसाल के तौर पे एक हम लोग जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो टॉर्क है। ठीक है, टॉर्क है। अब टॉर्क जो हमारे पास आता है ना, वो आता है कि अगर मैं मूवमेंट आर्म को, या अगर मैं लीवर आर्म को, ठीक है, एक ही बात है मूवमेंट आर्म लीवर आर्म, अगर मैं मूवमेंट आर्म को या अगर मैं लीवर आर्म को जो है वो मल्टीप्लाई करा देता हूँ फोर्स से, ठीक है,
तो नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, नतीजे में जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा टॉर्क। अब ये जो मेरे पास टॉर्क होगा, ठीक है, ये जो मेरे पास टॉर्क होगा ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मेरे पास जो ये टॉर्क होगा ना, ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा मोमेंट आर्म के या फिर डिस्टेंस के। मेरे पास जो है टॉर्क है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, फोर्स के। यानी कि अगर फोर्स एक्स एक्सिस में है, ठीक है, तो टॉर्क वाई एक्सिस के अंदर होगा, इसका मतलब ये है। और साथ ही साथ मेरे पास जो ये टॉर्क है, ओके, ये मेरे पास जो है फोर्स और मोमेंटम, ये जिस प्लेन में होंगे ना, ये उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये उस प्लेन के भी मेरे पास जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा होगा। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऐसी सरफेस है जिसकी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थिकनेस, और इसकी थिकनेस को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाती है प्लेन। ओके, नाउ अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाए। अब दो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब हमारे पास जो है जो फाइनल वेक्टर होगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर ही नहीं होगा, जब भी हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। अगर मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, लेट सपोज कि मैं ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करा रहा था और मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था सी वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये सी वेक्टर, मैं चाहता हूँ ये वेक्टर प्रोडक्ट फेल हो जाए, इसका मतलब ये कि जो सी वेक्टर है ना तो ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ना ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, और ए और बी जिस प्लेन में है ये उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास इसका जो बेस्ट केस है वो क्या है कि मेरे पास जो है वो पैरेलल हो जाए। ओके, जब भी मेरे पास जो है वेक्टर प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ओके, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक कोई भी तरीका होता है उसको समझने का, लेट सपोज कि मेरे पास जो इसका और फॉर्मूला ओपन होता है और मेरे पास बन जाता है डेट इज सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और मेरे पास यहाँ पे आ गया यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर बेसिकली सी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, अब ये जो थीटा है ना वो बेसिकली हमारे पास एंगल होता है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। आप चाह रहे हो कि आप ये जो सी वेक्टर का जो आंसर है वो जीरो आ जाए। अब सी वेक्टर के आंसर को जीरो लाने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि ए वेक्टर को जीरो कर लिया, दूसरा तरीका ये कि हमारे पास जो बी वेक्टर है उसको जीरो कर लिया जाए, तीसरा तरीका मेरे पास ये कि हमारे पास जो एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर उसको जीरो कर लिया जाए, और मेरे पास मेजॉरिटी केसेस के अंदर हमारे पास जो एंगल होता है वो जीरो होता है। ओके, अब ये हमारे पास जो एंगल है या हमारे पास जो पूरा का पूरा जो आंसर है जीरो का होगा, ये पूरा का पूरा आंसर हमारे पास फिर साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमें वाली बात सोचनी होगी कि हमारे पास जो है थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसके ऊपर हमारे पास जो साइन का फंक्शन है वो अपनी जीरो वैल्यू देता है। यानी कि अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ 0 डिग्री, तो उस वक्त मेरे पास जो होगा वो साइन का फंक्शन जीरो वैल्यू देगा और पूरा का पूरा आंसर मेरे पास जो है वो जीरो होगा। तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नाउ if the value of instantaneous and average velocity are equal, then a body is moving. अब देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी ना हमारे पास होती है कि लेट सपोज ना मेरे पास ना ये कोई ये पोजीशन है, लेट सपोज कि मेरे पास ये ए पॉइंट है और मेरे पास ये बी पॉइंट है, ये कोई पोजीशन है। ओके, मान लो ये ए पॉइंट आपका घर है, ये बी पॉइंट आपका कॉलेज है, ये पीसीएच है क्योंकि मैंने पीसीएच से पढ़ा है। ओके, अब इनके दरमियान का आपके पास जो डिस्टेंस है ना वो है लेट सपोज के 10 मीटर। ओके, अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 10 सेकंड। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आप जो है वो एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताइए। आप बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेट इज कि अगर मैं इस वेक्टर को ना लिखूं और अगर मैं जो हूँ वो से इसको स्केलरली लिख लूँ तो हमारे पास होता है डेट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू सर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। सर डिस्प्लेसमेंट 10 है और सर टाइम भी 10 है, तो सर हमारे पास जो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी 1 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी है कि आपने पूरी जर्नी में आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी। ओके, ना अब होता ये कि हम लोग इंटरेस्टेड क्या होते हैं, हम लोग ना इस पूरे 10 मीटर को ना इसके 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, एक दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ और वो 10। ठीक है, नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर बॉडी जा रही है ना, तो उसके क्या हो रहा है, हम लोग ना उसको हर एक उसको सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक सेगमेंट जो है बॉडी का 1 सेकंड कहला रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 सेकंड है, फिर ये 1 सेकंड है, फिर ये 1 सेकंड है, और इन तमाम सेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो 10 सेकंड बन जाएंगे। ओके, तो हमने क्या करा, हमने जो है वो इसके 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया और हर एक पार्ट हमारा 1 सेकंड कहला रहा है।
अब हमारे पास जो है अगर बॉडी मूव हो रही है हमारे पास इस तरीके से कि बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे एक और भी सवाल आ सकता है कि सर अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं हो, सर फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो बॉडी है ना वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है, जिसको आप लोग कह रहे होते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगी। और क्या होगा? हमारे पास बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, तो अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच गोज अप विद कांस्टेंट अपवर्ड एक्सीलरेशन। अच्छा वाली बात याद रहे कि अगर हमारे पास कोई भी जो बंदा है वो एलिवेटर के अंदर है या लिफ्ट के अंदर है तो हमारे पास ना मेजॉरिटी और हमारे कोर्स के मुताबिक भी ना हमारे पास जो होगा ना वो ये होगा कि बंदा ऊपर जा रहा होगा ना तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बंदा है वो एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर जो है वो हमारे पास जा रहा है ऊपर। ओके, तो आपने बताना है कि हमारे पास जो है वो कितना उसके ऊपर जो है वो फोर्स वगैरह लग रही है। अब कुछ केसेस होते हैं, केसेस हमारे पास ये होते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ना ये एक एलिवेटर है। ओके, लेट्स सपोज, और एलिवेटर के अंदर मैं खड़ा हूँ, मैं मुइस मुइस खड़ा हूँ। अब हम जो सिस्टम कंसिडर करते हैं ना इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एलिवेटर है ना वो यहाँ से बंद है और एलिवेटर के ऊपर ना एक ना केबल लटकी हुई है, ठीक है। और पूरे सिस्टम में से दो फोर्स लग रही है। एक लग रहा है आपका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक लग रही है हमारे पास ये केबल की फोर्स जो कि टेंशन है, ठीक है। अच्छा वाली जो टेंशन फोर्स है ना, ठीक है, इसको हम लोग टेंशन कह रहे होते हैं। जो टेंशन फोर्स है ना ये आपके पास जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसी फोर्स है? ये आपके पास जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब हमारे पास हमें वाली चीज़ पता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये 80% बात ठीक है और 80% बात जो है 20% बात गलत भी है। अब हमारे पास जो होता है ना वो ये होता है कि अगर हमारे पास बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और अगर मैं उन बहुत सारी फोर्सेस को ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो बची हुई फोर्स होगी, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे भी ऐसी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी ऐसी फोर्स लग रही है। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूँ वेक्टोरियली, ठीक है, वेक्टोरियली से मतलब है कि मैं इनको ऐड करूँ इनकी डायरेक्शन देख के। ओके, तो एंड में मेरे पास जो बची हुई फोर्स है ना उसी बची हुई फोर्स को हम लोग कह रहे होते हैं नेट फोर्स। एंड में मेरे पास जो बची हुई फोर्स है ना वही बॉडी के अंदर जो है वो एक्सीलरेशन लेकर आती है। अब नेट फोर्स निकालते कैसे? नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं कि अगर मैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर मैं माइनस कर दूं वीक फोर्स से तो हम लोग जो है वो नेट फोर्स का पता लगा सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे आएगी? वो आएगी क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में हमें वाली बात की कही जा रही है कि हमारे पास जो एलिवेटर है वो पुश हो रहा है फ्लोर की तरफ, यानी कि ऊपर जा रहा है। ओके, अब जब हमारे पास जो एलिवेटर है, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है तो हमें पता लगाना है कि बॉडी का वेट किसके बराबर है किसके बराबर नहीं है। अब देखो हमारे पास जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो हमारे पास टेंशन है वो हमारे पास क्या है? वो हो रही है हमारे पास ऊपर है, ठीक है। टेंशन हमारे पास ऊपर लग रही है, देखो टेंशन हमारे पास ऊपर लग रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो एलिवेटर है अगर वो ऊपर जा रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास जो टी फोर्स है ये हमेशा ज़्यादा है हमारे पास बॉडी के वेट के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, डेट इज एफ नेट इक्वल्स टू टी माइनस का डब्ल्यू। क्योंकि अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो टेंशन ज़्यादा है और वेट कम है। लेकिन दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये भी होता है कि एलिवेटर नीचे आ रहा है, और जब हमारे पास जो है वो एलिवेटर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास बॉडी का वेट ज़्यादा है और बॉडी पे लगने वाली मेरे पास जो टेंशन है वो कम है। जब भी मेरे पास जो बॉडी का जो बॉडी जो है वो फिर नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो मेरे पास नेट फोर्स निकलेगी वो निकलेगी डेट इज एफ नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी। ओके, तो ये एफ नेट इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू ये मेरे पास होता है अपवर्ड का केस जब एलिवेटर अप जाता है, और एफ नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी ये मेरे पास होता है डाउनवर्ड का केस जब मेरे पास जो है वो एलिवेटर नीचे आता है।
और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बन जाता है एम ए माइनस का एम जी, और नीचे वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, एम जी माइनस का एम ए। ओके, ये बेसिकली आपका पूरा टॉपिक था जो कि मैंने इसमें कवर कर लिया। तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर कोई भी बॉडी है अगर एलिवेटर के अंदर है और मेरे पास जो बॉडी है वो ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बॉडी का जो वेट है वो कम है और लगने वाली टेंशन मेरे पास क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इज ऑलवेज ग्रेटर टू हिज वेट। नाउ question number 6, a point on the rim of wheel moves 0.2 meter when the wheel turns through an angle of 0.1 radian. What is the radius of the wheel? अब रेडियस ऑफ द व्हील जो होता है वो हमारे पास होता है डेट इज एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये मेरे पास एस है, ये है मेरे पास थीटा है, तो मेरे पास बन गया एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब मुझे रेडियस पता लगाना है, तो ये मेरे पास हो गया आर आर इक्वल्स टू एस अपॉन थीटा। मेरे पास जो एस है उसकी वैल्यू है मेरे पास 0.2 और थीटा की वैल्यू मेरे पास 0.1 है, और हम लोग हमेशा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रेडियन के अंदर ही मेंशन करेंगे ना। अब क्या हो रहा है, अब मैं इनका पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, जितनी बार मैं इनका पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखूंगा। अब मैं एक बार आगे पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं एक बार 1 के साथ 0 लिखूंगा, ठीक है। नौ मैं 1 के नीचे भी एक बार 0 लिखूंगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास आर इक्वल्स टू 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10/1। तो 10 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 2 मीटर, यानी कि रेडियस की भी जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही होगी 2 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ यूनिट वेक्टर अलोंग 2i प्लस का अंडर रूट 5j प्लस का 4k। देखो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम बेसिकली आपके पास होता है कि ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। और आपके पास हर गिवन वेक्टर का जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, जस्ट लाइक आपके पास फोर्स है, आपके पास जो है वो वेलोसिटी है, आपके पास मोमेंटम है, आपके पास बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो आपके पास जो है वो हर एक जो है वो वेक्टर का, ठीक है, आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी कैसे बनती है, कोई भी चीज़ आपके पास बड़ी बनती है जब वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बने। ओके, तो आपने यूनिट वेक्टर पता लगाना। अब लेट सपोज कि मेरे पास जो गिवन वेक्टर गिवन है ये मुझे जो है इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये आपके पास हो गया डेट इज ए इक्वल्स टू 2i प्लस का अंडर रूट 5j प्लस का 4k। अब यूनिट वेक्टर का आपके पास फॉर्मूला होता है डेट इज ए कैप, ए कैप बोले तो यूनिट वेक्टर, ये इसका सिंबल है डोनेट करने का। ए कैप इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया जाए तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर का जो है वो फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने इस गिवन वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना। कैसे करोगे, किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। आई के बराबर में जो आपके पास चीज़ लिखी हुई होती है वो आपके पास एक्स होती है, जे के बराबर में जो आपके पास चीज़ लिखी हुई होती है वो आपके पास वाई होती है, के बराबर में आपके पास जो चीज़ लिखी हुई होती है वो आपके पास जेड होती है। ओके, नाउ अब इस केस के अंदर आई के बराबर में आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर। जे के बराबर में आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। के बराबर में आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास जेड, आपके पास जो है जेड है, और इस केस के अंदर वो 4 है, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है ये स्क्वायर से रूट आपके पास जो है कट जाएगा, और जब आपके पास जो 2 है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 4 के, तो 4 प्लस 5 और 4 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 16 के, ठीक है। तो 16 प्लस का 4 आपके पास होता है 20 के, और 20 प्लस का 5 आपके पास बराबर होता है 25 के, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास बराबर आता है 5 के, यानी कि आपके पास जो गिवन वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 5 के बराबर है। ओके, 5 यूनिट्स। अब जो आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास दैट इज 2i प्लस का अंडर रूट 5j प्लस का 4k, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया है वो आपके पास आया है 5। तो अगर हम इसको सेपरेट कर लें और बोर्ड के अंदर आप इसको अगर सेपरेट कर लोगे तो आपके पास जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2/5i प्लस का अंडर रूट 5/5j प्लस का 4/5k, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ना क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यार, अगर डायमेंशन का क्वेश्चन आपको जो है पेपर में नजर आ जाए तो सबसे पहले आप जो है वो इसका फॉर्मूला लिखें। नो, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है, दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/t। जैसे ही आप फॉर्मूला लिख लोगे देन उस फॉर्मूले में आपके पास जो है वो ऑब्वियसली यूनिट्स भी होंगे उन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के, तो आप उनका यूनिट भी लिखोगे, ठीक है। टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड, आपने लिख लिया सेकंड। अब सेकंड के लिए एसआई यूनिट में जो डायमेंशन रिप्रेजेंट होती है ना वो आपके पास होती है कैपिटल टी की, तो ये हो गया आपके पास 1/t। इस 1/t को आप ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -1। एक और सवाल आया था पास पेपर के अंदर, वहां पे सवाल ये पूछा गया था कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, सवाल ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास जो है सेम है। और ऑप्शन में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो थी एंगुलर वेलोसिटी, एक ऑप्शन ये भी था एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और एक आंसर था हमारे पास नन। तो बहुत सारे बच्चों ने ना जो है जब मेरा कोऑर्डिनेट उनसे हुआ तो उन्होंने जो है वो नन आंसर जो है वो लगाया हुआ था। अब देखो हमारे पास क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इनकी जो आपके पार्ट डायमेंशन है, इनकी जो आपके पार्ट डायमेंशन होती है ना वो आपके पास होती है सेम। अब सेम कैसी होती है, देखिए आपके पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। अब थीटा क्योंकि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और एसआई यूनिट में हम लोग जो है वो इसकी डायमेंशन काउंट नहीं करते, तो थीटा आपके पास डायमेंशन लेस है एसआई यूनिट के अंदर। ओके, तो ये आपके पास हो गया 1/t। टी आपके पास टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड, सेकंड की डायमेंशन क्या होगी 1/t होगी। अब टी को ऊपर भेजना के वो बन जाएगा टी की पावर -1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और की जो डायमेंशन है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो टी की पावर -1 जो है वो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया। अब पावर का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास होता है दैट इज की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस, इट इज नोन एज पावर, यानी कि P इक्वल्स टू F इनवर्स। अब इस F को आप नीचे कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1/f। अब मसला ये है कि जब हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ये आप जो है वो अच्छी तरीके से नोटबुक में लिखती रहिएगा सारी की सारी चीज़ें। अब हम लोग जो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं फोकल लेंथ में, वो हम लोग लिखते हैं मीटर के अंदर, मीटर के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे कभी भी हम लोग फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर नहीं लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो पावर का यूनिट निकल के आता है ना वो निकल के आता है डायोप्टर। Now question number 9 का A is the right answer. Now question number 10, last question. A bomb is dropped from an airplane moving horizontally with a speed of 600 km per hour. If the air resistance is negligible, the bomb will reach a ground in 5 seconds when the altitude of plane approximately. अब आपके पास जो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका लिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब सर आपको कैसे पता चला ये जो हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया। मुझे इस तरीके से पता चला कि हमारे पास जो है सवाल जब मैंने इतना पढ़ा ना कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, इस हॉरिजॉन्टली को पढ़ के जो है ना मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। कैसे, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग जब एग्जाम्पल्स करते हैं ना तो उसके अंदर ना आपको ना ये वाली बात पढ़ाई जाती है कि हमारे पास जो है कोई भी चीज़ जो है वो थ्रो की जा रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको जो है वो हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हुए नज़र आए, ठीक है, और वो ज़मीन से ऊपर भी हो, ठीक है, तो आपका जो है वाला माइंड क्लिक करना चाहिए कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया। ओके, हमेशा। और अगर आपने एल्टीट्यूड पता लगाना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एल्टीट्यूड पता लगाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है दैट इज माइनस का वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन आके मोशन इन 2 डायमेंशन है, यानी कि बॉडी एट अ सेम टाइम एक्स एक्सिस पे भी मूव करेगी और वाई एक्सिस पे भी मूव करेगी। ये जो आपके पास वी नॉट वाई टी है ना, ये अगर हम वी नॉट वाई टी को हटा दें और ये वी नॉट वाई को सिर्फ से सोचें, ये आपके पास ना वेलोसिटी है। लेकिन मसला यह है कि ये जो आपका वेलोसिटी है ना ये आपके पास वाई एक्सिस में, और आपके पास कोई भी जो बॉम्ब जो है वो जो थ्रो हो रहा है, ठीक है,
वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, किस में हो रहा है, आपके पास जो बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब यानी कि आपके पास जो बॉम्ब है वो तो वाई एक्सिस पे ड्रॉप हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वी नॉट वाई टी है, जो कि वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट की, वो हो जाएगी जीरो। फिर आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा, डेट इज माइनस का वाई इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो आपके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो आपके पास अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, यानी कि डाउनवर्ड होती है। ओके, और आपके पास फिजिक्स के अंदर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो आपके पास नेगेटिव कंसीडर होती है। मैंने y के साथ माइनस क्यों लगाया, y के साथ माइनस इसी वजह से लगाया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो भी डाउनवर्ड ही आएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास जो होती है वो किसकी होती है, वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये मेरे पास जो y है, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और आपके पास ये आ जाएगा, डेट इज y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको जो है वो y की वैल्यू पता लगानी है, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, अब g की वैल्यू तो वैसे तो होती है आपके पास 9.8, लेकिन हम विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब g की वैल्यू को 10 ही कंसिडर करोगे, तो g की वैल्यू आपके पास आ गई 10, टाइम की वैल्यू आपके पास आ गई 5 स्क्वायर। नाउ 2 वन 2 होता है और 2 5 से आपके पास होता है 10, तो ये हो गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो गया आपके पास 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब जो है वो आपके बराबर होता है 125 मीटर के। ठीक है, ये आपके पास जो है वो राइट आंसर है, यानी कि आपके पास जो एयरप्लेन है वो ज़मीन से कितना ऊपर होगा, एयरप्लेन जो है वो आपके पास ज़मीन से ऊपर होगा 125 मीटर, तो 125 मीटर आपके पास जो है वो राइट आंसर है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।